तुर्की और सीरिया में आए भीषण और भयावह भूकंप से अब तक हज़ारों लोगों की जान जा चुकी है। सैकड़ों लोग घायल हैं और लाखों बेघर हो चुके हैं। मरने वालों में छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं। एक और पूरी दुनिया इस आपदा से दुखी है, तो दूसरी ओर इस धरती पर ऐसे भी लोग हैं जो इस तबाही पर, जो इंसानों की जानें गई हैं, उस पर खुशियाँ मना रहे हैं। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बारे में ऐसी खबरें आ रही हैं कि इसराइल के कट्टरपंथी एक रब्बी ने तुर्की में आए भूकंप में दसियों हज़ार लोगों की मौत पर खुशी का इजहार किया है। अवैध जोनी शासन के आंतरिक सुरक्षा मंत्री के ये बहुत करीबी हैं, जो कट्टरपंथी रब्बी हैं। इनका नाम शमूएल एलियाहू है। इन्होंने ओलाम कातान नामक एक पत्रिका है, उसको इंटरव्यू में कहा है कि जो भी घटनाएं हुई हैं उनका उद्देश्य दुनिया को साफ करना है और इसे बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि जो लोग भूकंप में मरे हैं उन्हें दुनिया से चले जाने के बाद यह धरती अब और बेहतर जगह होगी। इस कट्टरपंथी यहूदी रब्बी ने कहा कि सीरिया ने सैकड़ों वर्षों तक दमिश्क और अन्य क्षेत्रों में यहूदियों को सताया और जैनियों को मारने और इसराइल को तबाह करने के लिए 3 बार हमला किया है। इसलिए ऐसे देशों के लोगों के मरने से हमें खुशी होती है। कट्टरपंथी यहूदी रब्बी ने तुर्की के बारे में भी बहुत सारी बातें कही हैं। उसने कहा कि यह देश हमेशा से जोनी शासन का दुश्मन रहा है। उसने दुनिया भर में हमारे सम्मान के खिलाफ खिलवाड़ किया है। अब जब ईश्वर उनसे बदला ले रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? हम केवल तमाशाई बनकर देख सकते हैं और उसका मज़ा उठा सकते हैं। इस बीच कट्टरपंथी यहूदी रब्बी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उस रब्बी के खिलाफ दुनिया भर के लोगों का गुस्सा भड़क गया है। जोनी मीडिया ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और लिखा है कि यह नेतन्याहू के करीबी है। वहीं तुर्की में राहत और बचाव कार्य के लिए जोनी शासन से जाने वाली टीम भी सुरक्षा का बहाना कर तुर्की से वापस जा चुकी है। बता दें कि तुर्की और सीरिया में जो विनाशकारी भूकंप आया है उसमें मरने वालों की तादाद सिर्फ तुर्की में अब तक 32,000 से ज़्यादा हो चुकी है। वहीं सीरिया में 7,000 से ज़्यादा लोग इसमें जान गंवा चुके हैं, बल्कि हम कहेंगे कि शहीद हो चुके हैं। क्योंकि रसूलुल्लाह की एक हदीस है जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि अगर मकानों के गिरने से, मकानों के ढहने से उसमें दबकर जो लोग मरते हैं वो शहीद होते हैं। तो यहाँ पर जो तुर्की और सीरिया में शहीद होने वालों की तादाद है वो तकरीबन अब तक 40,000 के आसपास पहुँच चुकी है और कई हज़ार लोग इसमें बहुत बुरी तरह से जख्मी हैं, जिनके इलाज अस्पतालों में चल रहे हैं। लाखों लोग बेघर हैं और तकरीबन 200 घंटे बीत जाने के बाद भी मलबे के नीचे से जो राहत और बचाव के काम में लगे हुए हैं वो जिंदा लोगों को बचा रहे हैं, जिसमें मासूम बच्चे भी हैं जो 200 घंटों के बाद ज़मीन के नीचे से अपनी जान बचा करके जिंदा वापस निकल रहे हैं। इस दौरान तुर्की के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब की काफ़ी तारीफ़ की है और उन्होंने अपने बयान में कहा है कि सऊदी अरब ने साबित कर दिया है कि वो हमारा एक सच्चा दोस्त और हमारा सच्चा भाई है। क्योंकि सऊदी अरब और अरब के जो और मुल्क हैं जिसमें बहरीन है, कतर है, यूएई है और ईरान है, ये तमाम देश इस वक्त एक साथ होकर के तुर्की और सीरिया के भूकंप में लोगों की मदद कर रहे हैं। वहाँ इन देशों की राहत बचाव कर्मी पहुँचे हुए हैं। साथ ही इन देशों ने फाइनेंशियल एड देने का भी ऐलान किया है। एक आंकड़ा जो मौजूद है उसके मुताबिक कतर ने $1.6 बिलियन सीरिया और तुर्की को देने का ऐलान किया है। वहीं कुवैत ने 85 मिलियन, सऊदी अरब ने 58 मिलियन, यूएई ने 53 मिलियन और ईरान ने 21 मिलियन। जबकि पूरे यूरोप का जो ऐलान है पूरे यूरोप की तरफ से वो तकरीबन $3.1 मिलियन है। तो और वहीं अभी भी सऊदी अरब की तरफ से
सीरिया और तुर्की में लगातार राहत का सामान भेजा जा रहा है। खाने पीने का सामान है जिसमें दवाएं शामिल हैं, और टेंट और बाकी जो ज़रूरत के सामान होते हैं वो है। वही कतर ने भी, जो अभी वर्ल्ड कप हुआ था, फुटबॉल वर्ल्ड कप, उसके दौरान जो टेम्परेरी खेमे बनाए गए थे वो वहाँ भेजे हैं तुर्की और सीरिया में, ताकि लोगों को इससे कुछ फ़ायदा हो सके। एक और बड़ी खबर है, वो भी अरब के ही देशों से है। वो खबर ईरान की है। ईरान के राष्ट्रपति इस वक्त चाइना पहुंचे हुए हैं। ये इनकी 3 दिन की सरकारी यात्रा है। इस दौरान ईरान के राष्ट्रपति के पहुंचने पर चीन और ईरान के दरमियान 20 समझौतों पर दस्तखत हुए हैं। ईरानी राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में दोनों देशों के अधिकारियों ने इन दस्तावेजों पर दस्तखत किए। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान और बीजिंग संकट प्रबंधन, पर्यटन, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बौद्धिक संपदा, कृषि निर्यात, स्वास्थ्य सेवा, मीडिया, खेल और सांस्कृतिक विरासत सहित बहुत सारे इसमें चीज़ें मौजूद हैं। इनको बढ़ाने पर ये आपस में समझौते इन्होंने किए हैं। इससे पहले आज सुबह में चीनी राष्ट्रपति ने ईरान के अपने जो समकक्ष हैं रईसी, उनका स्वागत किया। चीन के राष्ट्रपति के ही इनविटेशन पर, न्योते पर ईरान के राष्ट्रपति इस वक्त चाइना पहुंचे हुए हैं। 20 अगस्त 2021 में ईरान का राष्ट्रपति बनने के बाद इब्राहिम रईसी की ये पहली चीनी यात्रा है। आपको बता दें कि चाइना और रूस पिछले कई महीनों से, या कहेंगे तकरीबन 2 साल से, जब से एक वाक़या बाइडेन के राष्ट्रपति बनने का, अमेरिकी राष्ट्रपति बनने का हुआ, उसके बाद से सऊदी अरब और चीन ईरान के ताल्लुकात बेहतर कराने के लिए कोशिशों में लगे हुए हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चूँकि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ बाइडेन ने सत्ता में आने से पहले कई सारे बयान दिए थे, और ये चुनाव के दौरान दिए गए बयान थे कि हम मोहम्मद बिन सलमान को खशोगी के हत्याकांड में पनिश करेंगे, उनको सज़ा देंगे और उनके खिलाफ मुकदमा चलाएंगे। अब जबकि कोरोना के बाद और यूक्रेन की जंग के बाद हालात बदले हैं, उसमें सऊदी अरब ने तकरीबन अपने आप को पूरी तरह से अमेरिका का जो प्रेशर है या अमेरिकी जो संबंध है उससे अपने आप को दूर किया है। और वो दूर होने के बाद ये चाइना के 7 क्लब हुए हैं, सऊदी अरब, यूएई और इनके अपने साथ के जो देश हैं, जो सऊदी अरब के करीबी देश हैं। वहीं चाइना और रूस के ईरान से बहुत अच्छे ताल्लुकात पहले ही से हैं। अब इस सूरत में सऊदी अरब और ईरान को करीब लाना इनके लिए बहुत ज़रूरी था, ताकि जो वहाँ के अपने मिडिल ईस्ट के जो इनके आपस के दरमियान के जो भी कुछ तनाव है या मनमुटाव है वो ख़त्म हो सके और एक अच्छे दोस्ताना संबंध दोनों हुकूमतों के दरमियान रहे, ताकि इनके साथ मिलकर, चूँकि चाइना मिलिट्री के ज़रिए किसी भी देश में कब्जे नहीं करता है, वो अपने व्यापार के ज़रिए तो अन्य देशों से अपने संबंध स्थापित करता है और व्यापार के ज़रिए ही वहाँ पर उनकी भी तरक्की होती है जहाँ ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और चाइना के लिए अपना भविष्य के लिए बाज़ार मिल जाते हैं। तो चूँकि अमेरिका का एक दबाव चीन के ऊपर रहा है कि वो ईरान से अपने तेल की पूर्ति को, जो चाइना ईरान से तेल खरीदता है, वो कम करे। इस पर आगे क्या होगा, क्योंकि अभी तक चीन ने इस तरह की कोई बात अमेरिका की कभी नहीं मानी है, और एक समझौता इनके दोनों देशों के दरमियान, ईरान और चाइना के दरमियान है, जिसमें चाइना $400 बिलियन ईरान में इन्वेस्ट करने के लिए एग्रीमेंट किए हुए है, जो 25 सालों में अगले वहाँ पर जो मुख्तलिफ परियोजना है उसमें ये पैसा इन्वेस्ट होगा।
तो तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, जो अरब के देश हैं इस वक्त एक प्लेटफॉर्म पर हैं। और जो ये आपदा, कुदरती आपदा वहाँ पर आई है तुर्की में और सीरिया में, उसने इन देशों को और करीब आने के मौके मुहैया किए हैं। ऐसे में चीन की जो यात्रा है ईरान के राष्ट्रपति की, वो इनके लिए, कम से कम ईरान के लिए, क्योंकि ईरान की जो मईशत है या अर्थव्यवस्था है वो इस वक्त बहुत बुरी तरह से चरमराई हुई है और वहाँ पर डॉलर के रेट आसमान छू रहे हैं। ऐसे में चाइना की तरफ से ईरान को जिस लेवल पे भी मदद की जाएगी, क्योंकि ईरान एक बहुत बड़ी शक्ति बन चुका है, बस अर्थव्यवस्था के हैसियत से वो एक कमज़ोर मुल्क है, बाकी सैन्य लेवल पर उसका अरब में सबसे ताकतवर देशों में माना जाता है। और अभी हाल में यूक्रेन की जंग में ईरान के जो ड्रोन है, शहीद ड्रोन, उन्होंने यूक्रेन के अंदर तबाही मचा दी और अमेरिका तक हैरान और पूरा यूरोप हैरान रह गया उसकी परफॉर्मेंस देख करके। अभी हाल ही में ईरान ने अपना एक मिसाइल और दुनिया के सामने पेश किया, जिसके बारे में अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी तक को किसी को जानकारी नहीं थी। इस ड्रोन के बारे में, इस मिसाइल के बारे में बताया जाता है कि इसकी रेंज तकरीबन 2200 किलोमीटर है और इसराइल पूरा इसके निशाने पर है। और उसमें हिब्रू भाषा में लिखा हुआ भी है उस मिसाइल के ऊपर, इसराइल का अंत। तो एक, चूँकि अरब के मुल्कों में इसराइल एक इशू हमेशा से रहा है और वो इशू इन देशों के लिए, ख़ास तौर से ईरान के लिए, एक इनकी अपनी नाक का सवाल बना हुआ है। चूँकि इसराइल के अंदर जो फ़लस्तीन के अंदर जो फ़लस्तीनी ग्रुप्स हैं, उनको ईरान की तरफ से खुली मदद मिलती है और ईरान इस बारे में कभी छिपाता भी नहीं। वो खुल के अपनी तरफ से इसका इकरार करता है कि हाँ, हम मदद करते हैं। वही ईरान की जो ताकत है वो उसकी प्रॉक्सीज हैं। ईरान के पास बहुत सारे मिलिट्री के अलावा, सेना के अलावा बहुत सारे ग्रुप्स हैं, हथियारबंद ग्रुप्स, जो दुनिया के अन्य देशों में जाकर के सफल ऑपरेशन करते हैं। उन्हीं में से हिजबुल्लाह है और दूसरे मुजाहिदीन ग्रुप है, लेबनान के हिजबुल्लाह, उधर हसन नसरुल्लाह की देख रेख में वो चलते हैं। तो फ़लस्तीन हुआ और ये तमाम चीज़ें जो अरब के देशों में हो रही हैं, उसमें ईरान का चाइना का सफ़र, ईरानी राष्ट्रपति का चाइना का सफ़र और तमाम मुस्लिम देशों का एक प्लेटफॉर्म पर आ जाना, ये एक नया जो वर्ल्ड ऑर्डर, हम पहले भी रिपोर्ट में वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात कर चुके हैं, उसकी तरफ इशारा करता है कि अब अरब के जो देश हैं वो अमेरिकी दबाव से, अमेरिकी जो जाल थे, फंदे थे, उनकी शिकंजे में कसे हुए थे, उससे ये देश बाहर आ चुके हैं। तुर्की के और सीरिया के बारे में जो इसराइल के रब्बी ने गलत बयानी की है, वो एक गैर इंसानी अमल है और इस तरह की बातें मरने के बाद, कम से कम किसी भी मरने वाले के बारे में ऐसी बातें नहीं कही जाती हैं। जो इंसान ही नहीं होगा, जिसके अंदर जानवरों वाली खूबियाँ होंगी, जानवरों की फितरत होगी, वही किसी के मौत पे, किसी के मरने पे खुशियाँ मना सकता है। शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TC यंग न्यूज़। आपका शुक्रिया। مواضع مشترکی داریم با چین در
جهت داشتن استقلال سیاسی در جهان و این مواضع مشترک ما رو کنار هم قرار داده به نحوی که ما بتونیم همکاری‌های بسیار خوبی با کشور چین در حوزه سیاسی و اقتصادی و مسائل مختلفی که با هم داریم در سطح منطقه‌ای و جهانی بتونیم دنبال کنیم. در این سفر ما دیدارهایی که با آقای رئیس جمهور خواهیم داشت، با مسئولین عالی کشور چین خواهیم داشت. همکاران من هم با همتاهای خودشون در کشور چین دیدارها و نشست‌هایی خواهند داشت و امیدوارم که این سفر برای توسعه روابط همه جانبه با کشور چین بتونه تاثیرگذار باشه و سطح روابط بین دو کشور رو حقیقتاً بتونه ارتقا بده که این خواست دو کشور ایران و چین است.